आई टाइकून रिसर्च में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय डॉक्टर अंशुल वाजपेयी जी, जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी भी किया है और वहां पर फैकल्टी भी रहे हैं और 10 वर्ष से अधिक का अनुभव आपका भारत एवं विदेश के विश्वविद्यालयों में पढ़ाने का रहा है। और साथ ही साथ हमारे साथ हैं माननीय गौरव शुक्ला जी, जो IITian है, आपने जो है BHU से बीटेक किया है और आप 2012 में यूपीएससी के एग्जाम को क्रैक करके 288वीं रैंक के साथ में IRS के पद को सुशोभित कर चुके हैं। तो आज हम इन दो महान हस्तियों, जो कि लखनऊ स्थित आकार IAS संस्थान के वर्तमान शिक्षक भी हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं आप, तो यहां पर अब हम बात करते हैं, आपके मुद्दे पर आते हैं। और आज का मुद्दा है नई शिक्षा नीति का वर्तमान परिप्रेक्ष्य के आधार पर मूल्यांकन। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो नई शिक्षा नीति अभी आई है 2020 में, जो अभी इंप्लीमेंट नहीं हुई है, जो लगभग 2022-2023 तक इंप्लीमेंट हो सकती है अगर कोरोना काल समाप्त हो जाता है नए वर्ष। तो इसमें और जो पूर्व शिक्षा नीति थी, उन दोनों में विभेद क्या है, कौन सी शिक्षा नीति बेटर है और ये किस प्रकार से पुरानी शिक्षा नीति को रिप्लेस कर देगी, या ये उस शिक्षा नीति से अधिक खूबियां रखती है, या फिर ये केवल एक कागजी पुलिंदे के तौर पर ही आएगी और चली जाएगी और इसका कोई प्रभाव शिक्षा नीति पर नहीं देखने को मिलेगा। तो इसी का मूल्यांकन करने के लिए आज हम इन दो महान हस्तियों के साथ में हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं इससे संबंधित प्रश्न। पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि नई शिक्षा नीति क्या है। नई शिक्षा नीति का अगर हम पूर्व परिप्रेक्ष्य में जाते हैं तो देखते हैं कि ये सबसे पहले जो शिक्षा नीति आई 1968 में आई थी, फिर उसमें संशोधन 1986 में हुआ था और लघु संशोधन इसमें 1992 में हुआ था, और अब नई शिक्षा नीति 1920 में आई है, जो कि पहले पूर्व प्रचलित मॉडल जो था हमारा 10+2 के मॉडल को चेंज करके 5+3+3+4 के सिस्टम पे लेके आती। तो सबसे पहले हम माननीय गौरव सर से जानना चाहेंगे कि ये मॉडल क्या है, 5+3+3+4 मॉडल क्या है। देखिए, पहले 10+2 मॉडल था। इसका मतलब था बच्चे की स्कूलिंग कक्षा 1 से क्लास 1 से शुरू होती थी और 12 वर्ष तक सरकार आपके ऊपर निगाह रखती थी कि आप किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। तो 10+2 में ठीक है, कक्षा 1 से कक्षा 5, फिर कक्षा 5 से कक्षा 10 और फिर कक्षा 11 से कक्षा 12, क्लास 11 और क्लास 12, जिसको हम सेकेंडरी एजुकेशन बोलते थे। अब इसमें एक आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। अभी भी आपको क्लास 12 तक ही पढ़ना है, लेकिन अब हमने इसको अलग तरीके से तोड़ दिया है। नाउ इट हैज बीन ब्रोकन इनटू बेसिकली 5+3+3+4। देखिए, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है इसमें। जैसे पहले सामान्यतः बच्चे को जब स्कूल भेजते थे तो उसकी आयु 5 या 6 वर्ष होती थी। अब इसे हम बच्चे को जब स्कूल भेजेंगे तो जो शुरू के बेसिकली 5 वर्ष हैं, इनको सरकार ने फाउंडेशन का नाम दिया है, आधारभूत शिक्षा का नाम दिया है। और इनमें शुरू जो 5 वर्ष हैं, इनमें जो प्रथम 3 वर्ष होंगे, वो 3 वर्ष बच्चा स्कूल जाएगा, ठीक है, जिसको हम बेसिकली प्री स्कूल बोलेंगे। जैसे आजकल भी जो फैशन है कि जब आपका बच्चा स्कूल जाता है तो बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार है या नहीं है, तो बच्चों को हम प्री स्कूल्स में भेजते हैं। तो उसी चीज को क्यों ना बच्चा जिस स्कूल में कक्षा 1 से पढ़ने वाला है, उसी स्कूल में बच्चा जो शुरू के प्री स्कूल के 3 वर्ष हैं उसी स्कूल में बिताए, और ये बहुत अच्छा प्रयोग है। तो जो शुरू के 5 वर्ष हैं, इनमें बच्चा स्कूल जाएगा। हाँ, बहुत अच्छी बात है, इसमें बच्चे का कोई टेस्ट नहीं होगा, कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई परीक्षा नहीं होगी, तो उसके ऊपर कोई लोड नहीं होगा कि भाई ठीक हम स्कूल जाने से जो सामान्यतः हमारे बच्चे डरते हैं कि भाई हम स्कूल नहीं जाएंगे, वहां टीचर हैं, वहां हमारे टेस्ट होते हैं। ऐसा कोई भी व्यवस्था जो शुरू के 5 वर्ष जो फाउंडेशन के वर्ष है उसमें नहीं की गई है। बच्चा अपना मस्ती से स्कूल जाएगा, खेलेगा, कूदेगा, पेंटिंग करेगा, मस्ती करेगा और मस्ती करके अपना वापस आ जाएगा। तो जो खेलने कूदने का माहौल से घर में मिलता है, वही माहौल से स्कूल में मिलेगा। तो शुरू के जो प्रथम के 5 वर्ष हैं, 3 वर्ष उसकी प्री स्कूलिंग की पढ़ाई होगी, और जो चौथा वर्ष होगा तो उसका ऑटोमेटिकली क्लास 1 में एडमिशन हो जाएगा और 5वें वर्ष में क्लास 2 में आ जाएगा। तो उसे पता ही नहीं चलेगा कब वो प्री स्कूलिंग से क्लास 1 में आ गया, क्लास 2 में आ गया। तो उसके जो शुरू के 5 वर्ष है बहुत आराम से, मनोरंजन से और बहुत ही सीखते हुए बीतेंगे। देखो, बेसिक जो लक्ष्य है शिक्षा नीति का, मैं ये आपको एक शब्द में समझाऊं कि कहीं ना कहीं हमको एजुकेशन से लर्निंग की ओर जाना है। हमें कहीं ना कहीं से चीजों को सीखना है, और शुरू के जो 5 वर्ष हैं बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे वो घर में सीखे, किसी प्री स्कूल में सीखे या अपने स्कूल में सीखे। तो जो मेजर फोकस है शुरू के 5 वर्ष,
आप ध्यान से समझ लीजिए इस बात को। शुरू के 5 वर्ष बच्चा अपने ही स्कूल जाएगा, शुरू के 3 वर्ष वो प्री स्कूलिंग के होंगे, जिसमें बच्चे को कोई टेस्ट नहीं होगा, ठीक है, खेलेगा कूदेगा, और अगले जो 2 वर्ष होंगे टेस्ट उसमें भी नहीं होगा, लेकिन उसका क्लास कक्षा 1 और कक्षा 2 काउंट किया जाएगा। तो ये तो हो गए पहले के 5 वर्ष। इसके बाद बच्चा कक्षा 2 में पहुंच चुका है, अब अगले +3 इयर्स होंगे जिसमें बच्चा कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 पढ़ेगा। अब इसमें धीरे धीरे अभी हम आगे भी देखेंगे, इसमें धीरे धीरे बच्चों को चीजें पढ़ाना शुरू की जाएगी। बच्चा क्लास 5 में पहुंच गया है, देन फिर 3 इयर्स 6, 7 एंड 8, तो बच्चा क्लास 8 में पहुंच गया है। और इसके बाद अभी तक हमारे क्या 10+2 है, लेकिन अब हमने क्या कर दिया कि ये 5 + 3 + 3 + 4, तो 9 से 12, कक्षा 9 से कक्षा 12 तक एक कंबाइंड कोर्स है जिसमें कक्षा 9 से कक्षा 12 तक का अपना जो भी सिलेबस होगा, जिस तरीके से नीट में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, वो अपना कोर्स कंप्लीट करेगा। तो ये बेसिकली 5 तक वो कक्षा 2 में पहुंचेगा, 3 वर्ष उसके प्री स्कूलिंग के हैं, फिर 3 में क्लास 5 तक, देन 3 क्लास 8 तक, एंड देन 4 फाइनली ही विल बी इन क्लास 12, वो कक्षा 12 तक पहुंच जाएगा। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिया कि 5 + 3 + 3 + 4 मॉडल क्या है। अब यहाँ से हम अगला प्रश्न लेकर के पहुंचते हैं माननीय अंशुल सर के पास में, और हम जानना चाहते हैं कि इसमें कस्तूरी रंगन समिति ने कहा था कि इसमें स्ट्रीम सिस्टम को समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रीम सिस्टम को समाप्त कर देने से किस प्रकार की नव शिक्षा नीति में उन्नयन देखने को मिलेगा, या फिर ये नकारात्मक प्रभाव डालेगी बच्चों के ऊपर? देखिए, स्ट्रीम सिस्टम भारत के संदर्भ में तो देखने में लग रहा है कि ये नया है। यहाँ नए तरीके से समाप्त किया जा रहा है, कोई इनोवेशन है सरकार का, लेकिन ऐसा है नहीं। इंटरनेट लेवल पे इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेस लगातार चलते रहे। स्ट्रीम सिस्टम अगर इसको समाप्त करते हैं तो कुछ चीजों, वैसे तो काफी हद तक पॉजिटिविटी इसमें ये रहेगी कि मल्टी डायमेंशनल या वर्सेटाइल पर्सनालिटी डेवलप होगी स्टूडेंट की, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, या तो इनके कम्बिनेशन को सही से बनाएं, अगर वो कम्बिनेशन नहीं बना पाते हैं तब प्रॉब्लम आएगी। जैसे मान लो फिजिक्स 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और उससे कहा जाए कि 3 सब्जेक्ट, कोई भी 3 सब्जेक्ट ले ले, तो वो मैथ ले लेगा, मैथ के साथ हिस्ट्री ले लेगा। अब मैथ के बहुत से कॉन्सेप्ट वो फिजिक्स रिलेट करते हैं, फिर वो हिस्ट्री में फंसेगा, मैथ और हिस्ट्री का कोई कम्बिनेशन नहीं बनता। ये कह सकते हैं कि 3 कंपल्सरी, या उनको अरेंजमेंट उनका हो सकता है गवर्नमेंट इसको करे, जहां तक हमें लगता है ऐसा ही करेगी कि कुछ अभी की नीति के हिसाब से तो यही है, जैसे कि कोई फिजिक्स ले रहा है अगर इस तरीके से उन्होंने पेयरिंग सही से नहीं करी तो वो समस्या आएगी। फिर समस्या आना, अगर पेयरिंग कर दी तो फिर तो स्ट्रीम सिस्टम बन गया। नहीं, स्ट्रीम सिस्टम नहीं। जैसे ये कर सकते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री कम से कम लेना जरूरी है, एक ऑप्शनल है, कोई चाहे मैथ जो मर्जी हो ले लो, केमिस्ट्री ले लो, हिस्ट्री ले लो, ज्योग्राफी जो मर्जी हो, लेकिन 2 साथ लेने हैं। या कोई भी जो उससे जो इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, जिनके लिए उसको वो चीज पढ़नी ही है, तो वो उनके पेयरिंग अच्छे से करनी चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। फिर आप देखिएगा प्रॉब्लम आएगी। फिजिक्स के साथ में मैथ को ना पढ़ाया जाए, फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकता है आप, और या मैथ के साथ में फिजिक्स ना पढ़ाई जाए तो मैथ पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। फ्लूइड डायनामिक्स, मैं इस पे कुछ कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। देखिए अंशुल जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर हम शब्दों का सही से चयन नहीं करा, हम विषयों का सही से चयन नहीं करेंगे, जैसे सपोज भौतिक विज्ञान फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसके लिए कुछ बेसिक मैथमेटिक्स चाहिए। तो इसमें जो हमने प्रावधान किया है, सरकार की जो सोच है, जो कमेटी की सोच है, उसके अनुसार अब हम नया सिलेबस डिजाइन करेंगे। ऐसा नहीं हम पुराने सिलेबस पे काम नहीं करेंगे। हो सकता है कि हम क्लास 9 के लिए, क्लास 10 के लिए हम फिजिक्स का बिल्कुल नया सिलेबस डिजाइन करें, और सिलेबस डिजाइन करते समय बिल्कुल इन चीजों का ध्यान रखेंगे कि जो भी छात्र है उसे इस तरीके की परेशानी ना हो कि सर ये तो मैथ का पार्ट है, फिजिक्स में कैसे पढ़ेंगे। तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, इसमें विस्तृत कार्य किया जाएगा। और देखिए, जो मेन उद्देश्य है शिक्षा नीति का, वो यही है कि बच्चों को इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन मिले, जिससे उनका माइंड हर दिशा में, अभी क्या हो रहा है कि बच्चा मैथ्स पढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटीज में वो वीक है, ह्यूमैनिटीज पढ़ रहा है तो उसकी रेशनल थिंकिंग डेवलप नहीं हो पा रही है। तो जो मुख्य उद्देश्य है शिक्षा नीति का, वो किसी भी बच्चे का चहुमुखी विकास करना है, उसकी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को डेवलप करना है। तो जैसे कि अगर आप कह रहे हैं कि हम कुछ शब्दों को बांध देंगे कि आप फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री लेंगे, मैथ ही लेंगे, तो जो हमारा उद्देश्य है वो सार्थकता में पूरा नहीं हो पाएगा। जरूरत इस चीज की नहीं कि हम शब्दों को बांध दें, आप बच्चे को चुनाव करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हमारे लिए आवश्यक है, जो हमारे नीति निर्माता हैं, जो बैठ के सिलेबस को लिखेंगे, उनके लिए ध्यान देने
योग्य बात है कि वो इस तरीके से सिलेबस को बनाएं, इस तरीके से सिलेबस को लिखें कि जो इस प्रकार की परेशानियां हैं वो हमारे सामने ना आए। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा सुझाव है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का, और सरकार का जो कदम है बहुत ही सराहनीय कदम है। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखा जाए कि जैसा कि आपने कहा कि ह्यूमैनिटीज उनको प्रॉब्लम होती है अगर कोई जो है साइंस साइड से पढ़ा है, तो इसका तो जीता जाता उदाहरण आप स्वयं है। आप IITian है, टॉपर रहे हैं IIT के, उसके बाद आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से UPSC क्रैक किया, जो कि इससे दिखाता है कि इसमें मेजर जो सब्जेक्ट आते हैं आर्ट साइड होते हैं। तो हमको नहीं लगता कि ऐसी कोई लिमिटेशन है जो देखने को मिलती है प्रैक्टिकली। नहीं जी, बात आपकी बिल्कुल सही है। मैंने बीटेक किया था, इंजीनियरिंग की है, और उसके बाद मैंने लोक प्रशासन विषय लिया जो ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट माना जाता है। उससे मैंने UPSC का एग्जाम क्वालिफाई किया। लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतें मुझे हुई। देखिए, हर सब्जेक्ट की अपनी एक भाषा होती है, अपनी एक लैंग्वेज होती है। मैथ्स की अपनी एक लैंग्वेज है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी एक लैंग्वेज है, हिस्ट्री की अपनी एक लैंग्वेज है। तो जब हम सिर्फ साइंस पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो ह्यूमैनिटी की जो बेसिक वोकैबुलरी है, जो बेसिक शब्दावली है, उससे धीरे धीरे दूर होते जाते हैं। अब देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीख तो आप किसी भी स्टेज पर सकते हैं। तो मैंने जब इंजीनियरिंग कर ली, उसके बाद सीखना शुरू किया, उस चीज को मैंने सीखा। तो अगर बच्चे को वो सुविधा, वो सहूलियत हम पहले से ही दे दें तो इसमें कोई बुराई मुझे नजर नहीं आती है। अच्छा है कि बच्चा उन शब्दों को, उस वोकैबुलरी को, उन सिद्धांतों को, वो जो भी मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है, उनको शुरू से ही साथ साथ पढ़े, जिससे एज ए पर्सन भी वो डेवलप होगा, उसकी पर्सनालिटी भी बढ़ेगी। हमें सिर्फ एक रोबोट तैयार नहीं करना है कि जिसके मस्तिष्क में मैथ डाल दिए और बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। हम एक राष्ट्र के रूप में तभी विकसित होंगे जब एक व्यक्ति के रूप में हम विकसित होंगे, और व्यक्ति के रूप में हम तभी विकसित होंगे जब उस व्यक्ति का जो मस्तिष्क है वो सभी दिशाओं में तार्किकता के साथ, बौद्धिकता के साथ सोचेगा और उस पर अमल भी करेगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अभी आते हैं मंसूर सर के पास में, और इनसे प्रश्न हम पूछना चाहते हैं कि इसमें प्रावधान किया गया है कि स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देना। जैसा कि आपने देखा होगा कि इंग्लिश एजुकेशन बहुत ज्यादा ही ओवरशैडो कर चुकी है हमारी लोकल लैंग्वेजेस को। तो इसको जो अंग्रेजी की हुकूमत चल रही है हमारे देश में, एक बड़ा चैलेंज बनी हुई है, क्योंकि इसके कारण जो स्थानीय भाषा में जो तैयारी करते हैं वो कहीं ना कहीं जो है उनको डिमोटिवेट होते हैं, क्योंकि हर जगह इंग्लिश एजुकेशन को देखने को मिलता है। तो उनको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर इस नई शिक्षा नीति में कि स्थानीय भाषा में, चाहे कोई भी बोर्ड हो, अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, स्थानीय भाषा में तैयारी करना चाहता है, तो स्थानीय भाषा में तैयारी कर सकता है। इससे लोकल लैंग्वेजेस बूस्ट करेंगे, और इस तरह से जो इंग्लिश का प्रकोप है जो हमारे देश में बना हुआ है उसको दबाया जा सकता है, दबाया जाएगा, जैसा कि इसमें है। लेकिन अभी ये बताइए अंकुर सर कि क्या यहाँ पर ये समस्या नहीं आएगी कि जिन लोगों को, जैसे चाइना में है, चाइना में क्या होता है कि वहां पर भी लोकल लैंग्वेज को ही प्रमोट करके रखते हैं। इस कारण से यूरोप में, कनाडा में, अमेरिका में चाइना वालों को नौकरी मिलने में बहुत समस्या होती है ना। और जबकि भारत के लोग, जो डायस्पोरा पूरी दुनिया में भारत का सबसे बड़ा है, उसका मुख्य कारण यह है कि भारतीय आंग्ल शिक्षा में पारंगत कहीं ना कहीं तक है। टूटी फूटी ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ बोल लेते हैं और समझ लेते हैं। तो ये बहुत निगेटिव सी बात है इसके अंतर्गत। क्या आपको क्या लगता है कि क्या इससे इंडियन डायस्पोरा में कमी आएगी? क्या भारतीयों को बाहर शिक्षा, बाहर किसी तरह की जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी? देखिए, प्राइमरी एजुकेशन तो डेफिनेटली लोकल भाषा में होनी चाहिए, और सेकेंडरी एजुकेशन भी लोकल भाषा के साथ में इंटरनेशनल लैंग्वेज में भी होनी चाहिए, क्योंकि लोकल भाषा आपकी समझ को विकसित करती है। केवल अगर इंटरनेशनल लैंग्वेज में अगर आपको कोई एजुकेशन दी जा रही है और आपके समझ में नहीं आ रही तो वो बेकार हो जाएगा, उसका कोई रिलेवेंसी नहीं रह जाएगी। तो हमारे हिसाब से प्राइमरी एजुकेशन हो चाहे सेकेंडरी एजुकेशन हो, लोकल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लोकल लैंग्वेज भले ही हो, लेकिन इंग्लिश को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि इंग्लिश या कोई भी इंटरनेशनल लैंग्वेज को आप एलिमिनेट इसलिए नहीं करेंगे। अगर हमें इंटरनेशनल लेवल पर फाइट करनी है, इंटरनेशनल लेवल पर अपनी प्रतिभा को दिखाने का मतलब है, तो ऑब्वियस है कि हमें वो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, मजबूरी में सीखनी पड़ेगी। विवेकानंद एक चीज कहते भी थे कि इंग्लिश जानना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन अपनी संस्कृत से दूर होना खराब बात है। अगर हम अच्छे से इंग्लिश जान लेते, इंग्लिश ट्रांसलेट कर लेते, तो आज ब्रिटिश हम पे हावी नहीं हो पाते, क्योंकि हमने अपनी कल्चर को छोड़ दिया था, इंग्लिश ट्रांसलेशन से परहेज रखते थे, इसी वजह से वो हावी हो गए। तो हमें नहीं लगता कि इंग्लिश को बहुत ज्यादा दूर रखने की जरूरत है। लोकल लैंग्वेज को डेफिनेटली बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन साथ में इंग्लिश को भी
एसोसिएट रखना ही पड़ेगा। नहीं अगर रखेंगे तो डेफिनेटली डायस्पोरा में प्रॉब्लम आएगी, इंटरनेशनल लेवल पर प्रॉब्लम आएगी। हमारी सारी की सारी रिसर्च तो इंग्लिश में ही है, हमारा उतना काम ही नहीं है। अगर हम इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे तो फर्दर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर ही नहीं। यानी कि इंग्लिश को अभी भी कंपलसरी सब्जेक्ट रखना ही चाहिए आपके हिसाब से, तो क्या कहेंगे इस बात पर आप? देखिए जी, हमारा जो स्वप्न है और देश का स्वप्न है वो बहुत बड़ा है। हम अगले 2 साल के लिए नहीं सोच रहे हैं, 3 साल के लिए नहीं सोच रहे हैं, हम अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश आज एक वैश्विक लैंग्वेज है, एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, और मैं भी इस बात को मानता हूं कि अगर हम आज इंग्लिश में कमजोर होते हैं तो हमारे युवाओं के समक्ष एक चुनौती अवश्य आएगी। लेकिन हमें कल का नहीं सोचना है। जैसे हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, जैसे अंशुल सर ने कहा, आप भी अभी कह रहे थे हमारे युवाओं को बाहर नौकरी नहीं मिलेगी। हम इसे दूसरे परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हैं कि क्यों ना हमारे पास इतना काम हो कि भारत में ही हमारे पास रोजगार हो, और जो विश्व के अन्य लोग हैं वो आके हमारे यहाँ काम करें। और यही हमारा स्वप्न है, यही हमारी सोच है, शिक्षा नीति की सोच है, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की जो हम बात कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात अंकित जी कि हम इसमें इंग्लिश से कोई बैर भाव नहीं रख रहे हैं। हम आप पर नहीं थोप रहे हैं कि आप अंग्रेजी मत पढ़िए। देखिए, जो भी आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, हमें कह रहे हैं शुरू के 5 साल, जैसे अंशुल सर ने भी कहा और बिल्कुल सहमत होंगे हमारी बात से, कि जो बच्चे की समझ होती है वो उसकी मातृभाषा में ही विकसित होती है। हम बच्चे के ऊपर, हमें नहीं चाहते कि बच्चा क्लास फर्स्ट से ABCD पढ़े। ठीक है, अगर वो आवासा पढ़ना चाहता है या जो भी उसकी मातृ लैंग्वेज है, इसमें उसके घर में उसके मम्मी पापा जो लैंग्वेज बोलते हैं, अगर मैं उसमें पढ़ेगा तो कहीं ना कहीं उसकी समझ ज्यादा विकसित होगी। इससे आप लोग जरूर सहमत होंगे। अब अगर ठीक है, शुरू में उसने मातृभाषा में पढ़ाई कर ली, और जब वो, जैसे हमने आपसे अभी बताया कि 5+3+3+4 का सिस्टम है, तो जब वो पहले 5 साल पूरे कर लेगा, जब वो अगली बार +3 में जो नेक्स्ट का +3 है, जिसको हम इनिशिएशन फेज है जो हमारा, जब बच्चा उसमें जाएगा तो उसे अधिकार होगा। इवन स्कूलों को भी अधिकार होगा। ऐसा नहीं कि हम किसी स्कूल से कहेंगे कि जैसे अभी इंग्लिश मीडियम की स्कूल चल रहा है, हम उससे कह रहे नहीं तुम तो भोजपुरी में पढ़ाओ, तुम बंगाली में पढ़ाओ, तुम हिंदी में पढ़ाओ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने सिर्फ ये कहा है कि स्कूल किसी भी माध्यम से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन हाँ, वो स्कूल किसी बच्चे पर ही नहीं थोपेंगे कि हमारा इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो नहीं, तुम इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ो। इस बार हमने बच्चे को चुनाव का अधिकार दिया है। हमें नहीं कह रहे कि आप इंग्लिश मीडियम में मत पढ़िए। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है तो आप बिल्कुल इंग्लिश मीडियम में पढ़िए। अगर किसी स्कूल को लग रहा है कि वो इंग्लिश मीडियम में संचालित करना चाहते हैं, बिल्कुल इंग्लिश मीडियम में संचालित करिए। लेकिन मैं फिर आपसे कहीं ना कहीं कहूंगा कि जो हमारी मूल भाषा है, जो मूल संस्कृति है, उसे कहीं ना कहीं हमें अपने व्यक्तित्व में समाहित करके रखना चाहिए। और अगर हम उसे अपने व्यक्तित्व में समाहित करके रखेंगे तो ठीक है, हो सकता है शुरू के 5 साल हमें लगे, हमें उसका फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप लॉन्ग रन में देखेंगे, एक लंबी दूरी का सपना लेके चलेंगे, तो निश्चित ही आपको फायदा होगा। तो 2 बातें मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ जो नई शिक्षा नीति के माध्यम से बताई गई हैं। पहली बात तो यह है कि बेसिक जो हमारी लोकल लैंग्वेज है उसका फायदा मिलेगा। आप उसे एक तुरंत मत समझिए, आप उसे नियर फ्यूचर में हो सकता है फायदा ना मिले, आप उसे एक लंबा विजन रखिए, पहली बात। और दूसरी बात, इंग्लिश से हम कोई छुआछूत नहीं कर रहे हैं। हम भी इंग्लिश से उतना ही प्यार करते हैं। विदेशी भाषा है, ठीक है, लेकिन मीडियम ऑफ लैंग्वेज है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। हम भी उतना ही चाहते हैं कि हमारे छात्र इंग्लिश भी पढ़ें। और हमने तो इस बाकायदा शिक्षा नीति में कहा है कि जब आप 8 क्लास 8 पास कर लेंगे, उसके बाद आपको कोई एक फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़नी होगी। तो कहीं ना कहीं हम तो स्वयं चाह रहे हैं कि हमारा जो बच्चा हो, हमारा जो छात्र हो, वो विभिन्न भाषाओं का ज्ञाता हो। लेकिन फिर वही बात जो अभी शिक्षा नीति में दिक्कत है, हम बच्चे पे बोझ नहीं डालना चाहते हैं। हमें नहीं चाहते हम उसके सिलेबस में ऐड कर दें, आपको हिंदी भी पढ़नी है, आपको इंग्लिश भी पढ़नी है, आपको फ्रांसीसी भी पढ़नी है, और बच्चा उसे बोझ समझे। देखो, जब आप किसी को चयन करने का विकल्प देते हो तो वो उसके लिए बोझ नहीं होता है। जब आप उसको आदेश देते हो तो वो उसके लिए बोझ हो जाता है। तो बच्चा सारी चीजें पढ़ेगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, आप आने वाले 10 सालों में देखिएगा, ऐसा बिल्कुल कमी नहीं होगी कि हमारे बच्चे अंग्रेजी नहीं जानते हैं। चाइना का आपने एग्जाम्पल लिया, मैं कहना चाहूंगा, चाइना में बच्चों से कहा जाता है इंग्लिश मत पढ़िए, मंदारिन पढ़िए। वो एक डायरेक्शन है, वो डायरेक्टिव है स्टेट की तरफ से। हम इस शिक्षा नीति में बच्चे को कोई डायरेक्टिव नहीं दे रहे हैं, हम कोई निर्देश नहीं दे रहे हैं। हमने बच्चे को बेसिकली विल दी हुई है, चॉइस दी हुई है कि आप बताइए आप किस लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं। और स्टेट और जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वी आर वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। दैट्स ऑल। मतलब बच्चों को चयन की स्वतंत्रता एक तरह से दी जा रही है, उनको बाध्य नहीं किया जा रहा है। बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पर हम आते हैं अंशु सर के पास में, और हम जानना चाहते हैं कि कहा जा रहा है, कुछ लोगों का मत है और विपक्ष का भी कहना है इस बात पर कि यह जो नई शिक्षा नीति आ रही है, यह देश की अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त भार डालेगी और साथ ही साथ
या जो है शिक्षा को महंगी कर देगी, जिससे कि जो कम आय प्राप्त करने वाले जन समूह हैं उनके बच्चे इससे परे ही रह जाएंगे और इस तरह से नई शिक्षा नीति असफल हो जाएगी। आपका इस बात पर क्या कहना है? देखिए, असफलता और सफलता तो ऑब्जेक्टिव्स और उसको उसके अचीवमेंट से रिलेट कर सकते हैं, तो अभी तो डायरेक्ट असफल नहीं बोलेंगे। लेकिन जैसा कि गौरव सर कह रहे थे कि अभी बता रहे थे कि इंग्लिश एजुकेशन या लोकल लैंग्वेज में बच्चा सीख सकता है, बच्चे को चुनने की छूट जरूर होगी, लेकिन जितने मैक्सिमम आप स्कूल्स देखेंगे या कॉलेज देखेंगे, वो हमें नहीं लगता कि कोई भी लोकल भाषा में एजुकेशन प्रोवाइड करने वाला इंस्टीट्यूशन हो प्राइवेट सेक्टर में। आज भी है, सारे इंग्लिश मीडियम है। गवर्नमेंट के पास ना तो, हमें जहाँ तक लगता है, ना तो बिल पावर है और ना वो ऐसा करेंगे कि वो, हमें जहाँ तक लगता है, हमारा पर्सनल विचार है कि प्राइमरी एजुकेशन या सेकेंडरी एजुकेशन में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बहुत बड़ा रोल प्ले करें प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में। उसका रीजन ये है कि मैक्सिमम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आप देख लीजिए, पॉलिटिशियंस के खूब होते हैं, तो ऑब्वियस है कि उनका स्टेक रहता है, उनका इंटरेस्ट है उन सब चीज़ों में, तो कभी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को उस लेवल पे ला के खड़ा नहीं करेंगे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को फाइट दे रहे हैं। वो जानबूझ के, या ये हमारा पर्सनल विचार है, जानबूझ के वो उसको सब स्टैंडर्ड रखते हैं। आज आप देख सकते हैं यूपी के प्राइमरी स्कूल्स की, आप हकीकत कागजों में नहीं जाके आप देख सकते हैं 20 लाख स्टूडेंट का हर साल भविष्य खराब होता है। क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं बन सकता कि प्राइमरी एजुकेशन फ्री में स्टैंडर्ड एजुकेशन प्रोवाइड हो सके? और बन सकता है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय वही गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है, अच्छी इफिशियंसी देते हैं, वही गवर्नमेंट के, यूपी गवर्नमेंट के स्कूल हैं, इफिशियंसी उनकी एकदम रिड्यूस हो जाती है, जबकि उनके पास टीचर अच्छे हैं, फैसिलिटीज अच्छी है, उसमें इन्वेस्टमेंट अच्छा होता है, लेकिन पूरा मैकेनिज्म ही गड़बड़। तो ये सारी चीजें, ये सारे फ्लॉज हैं, इनको बिना दूर किए हुए नहीं हो सकते। दूसरी चीज जो आपने बोली है कि एजुकेशन पे गवर्नमेंट पे एजुकेशन कभी इकोनॉमिकल लोड नहीं बनती, क्योंकि एजुकेशन एसेट्स होता है। एजुकेशन और हेल्थ किसी भी इकोनॉमी की रीढ़ होते हैं, पिलर होते हैं। अगर हमारे बच्चे कल को पढ़ जाएंगे तो हेल्थ अच्छी होगी, बच्चे पढ़ जाएंगे तो हमें बाहर से बुलेट ट्रेन के लिए जापान के आगे हाथ फैलाने की जरूरत पड़ेगी, हमारे बच्चे खुद ही बुलेट ट्रेन बना लेंगे। तो फ्लाई ओवर ये सब ये एसेट्स नहीं होते, एजुकेशन और हेल्थ एसेट्स होती है। तो इसमें तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम, तो फर्दर हमें कहीं ना कहीं रिटर्न देगा। लेकिन प्रॉब्लम फिर वहीं पे गवर्नमेंट की विल पावर की आ जाती है। क्या वो गवर्नमेंट बिना प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की हेल्प लिए हुए, बिना प्राइवेट सेक्टर की हेल्प लिए हुए, क्या एजुकेशन पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इतना पैसा खर्च कर सकती? नहीं, डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर की हेल्प लेगी। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो कैपिटलिस्ट जब होता है वो केवल प्रॉफिट के लिए काम करता है। प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हुई नहीं, एजुकेशन महंगी हो जाएगी, 100% महंगी हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और एजुकेशन से कहीं ना कहीं जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो एकदम डिप्राइव्ड हैं, जो अंतिम पायदान पे बैठे हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं एजुकेशन लेने में प्रॉब्लम होगी। अब ये आज भी आप देख सकते हैं, कोई भी नहीं चाहेगा, नीति निर्धारक नहीं चाहेंगे कि अपने बच्चे को प्राइमरी स्कूल, सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलाएं। जिला कलेक्टर आप पूछ लीजिएगा कि उसका बच्चा DPS में पढ़ता है, उनसे कहो क्यों नहीं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता? आप तो हेड ऑफ द, आप तो डिस्ट्रिक्ट के हेड हैं, आप तो उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन अपने लड़के को क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? आप उसमें पढ़ाइए, सारे फैसिलिटीज है, सारी चीजें हैं, लेकिन नहीं पढ़ाएंगे। क्योंकि और एक तो वो भी चाहेंगे हमारा लड़का DPS में पढ़े, जिनके पास जरा सा भी पैसा होगा वो ये सोचेगा हमारे बच्चे को प्राइवेट स्कूल, क्योंकि क्रेडिबिलिटी घटाई है, गवर्नमेंट ने अपनी क्रेडिबिलिटी घटाई है। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा कि सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई होगी, वो मान चलते खराब होगी। तो गवर्नमेंट को पहले अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ानी चाहिए, जो कि अब ये बहुत बड़ा चैलेंज है। गवर्नमेंट कैसे अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाएगी? लगातार अगर झूठ पे झूठ बोलेंगे तो क्रेडिबिलिटी कैसे बढ़ सकती है? नहीं, तो इसमें ये भी हो सकता है कि सरकार जब इस शिक्षा नीति को लेके आए तो इस पे स्पेशल बजट से कुछ फंड का एलोकेशन करे, क्योंकि कंप्यूटर क्लासेस भी इसमें जो आपका मिडिल स्टेज है उसमें 6 to 8 के स्टूडेंट को कंप्यूटर करप्शन एक ऐसी चीज है जो इस सेक्टर में इतनी मतलब स्ट्रक्चरल तरीके से इन्वॉल्व हो चुका है कि आउटपुट निकलना उसका बहुत मुश्किल है। आज भी अभी ये आप ग्राउंड लेवल पे जाके देख सकते हैं, हमने ग्राउंड लेवल पे जाके देखा है, फैन आते हैं लेकिन लगते नहीं। सरकारी बजट से फैन जा रहे हैं, गवर्नमेंट के अकाउंट में फैन लिखे हुए हैं कि फैन इतने फैन दिए, इतने। देखिए अंशुल जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है आप थोड़े ज्यादा नकारात्मक हो रहे हैं। जैसे अभी आपने कहा कि ठीक है यूपी के जो स्कूल्स हैं, ठीक है,
उनकी हालत अच्छी नहीं है, ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो इंस्टीट्यूशनल ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन साथ ही साथ आपने ये भी कहा कि जो केंद्रीय विद्यालय में बहुत अच्छा कर रहे हैं। भाई आपने ये बात नहीं तो कही। बिल्कुल बिल्कुल। इसी को अगर हम दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें, ठीक है, तो जैसे अभी मैंने कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हो, जो दिल्ली के स्टेट रन स्कूल हैं, देखिए वो भी काफी अच्छा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें इतना ज्यादा नकारात्मक होने की आवश्यकता नहीं है, बात सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की है। अगर सरकार ये सुनिश्चित कर लेगी कि पंखा स्कूल में ही लगे, तो विश्वास मानिए पंखा स्कूल में ही लगेगा, वो कागजों में नहीं रहेगा। बस बात आपकी सही है कि थोड़ा सा इच्छा शक्ति चाहिए। तो वो इच्छा शक्ति सरकार कौन है? हम आप सारे लोग ही तो सरकार हैं। अगर हम और आप इच्छा शक्ति से काम करेंगे, ठीक है, आजकल देखो बहुत और भी मैकेनिज्म चेंज हो रही हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, सोशल ऑडिट है, ढेर सारी चीजें हैं। ग्राम प्रधान गांव में जाएगा और देखेगा भाई स्कूल में पंखा क्यों नहीं लगा, ठीक है, ग्राम प्रधान भी छोड़ दीजिए, गांव का एक ग्राम सभा का सदस्य स्कूल में जाके देख सकता है कि मास्टर साहब पंखा क्यों नहीं लगा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी अवेयरनेस है, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, पिछली बार भी कहा कि विजन आप 1-2 साल का मत रखिए, ओवरनाइट चेंज नहीं होंगे, रातों रात परिवर्तन नहीं होंगे, लेकिन इस शिक्षा नीति में कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं। जैसे आप इस बात पे बहस कर रहे हो कि शिक्षा महंगी हो जाएगी, देखिए 2 बिंदु मैं बताना चाहता हूं आपको। पहली बात कि शिक्षा नीति में सरकार ने सुनिश्चित किया है कि वो बजट का, जीडीपी का 6% एजुकेशन पे खर्च करेगी, जो हमारे लिए एक सपना है। भाई अभी हम कितना खर्च कर रहे हैं एजुकेशन पे? 2 से 3%। तो अगर यही सरकारी 6% खर्च करेगी, तो अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है उससे 2 गुना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे टीचर, टीचर्स को अच्छा वेतन, टीचर्स को अच्छी सुविधाएं, बच्चों को बढ़िया कैरिकुलम, सारी चीजें हासिल होंगी, पहली चीज। दूसरी चीज, ठीक है, अगर आपका कोई प्राइवेट स्कूल में शिक्षा महंगी हो जाएगी और उसका तर्क आप दे रहे हो कि सरकारी स्कूल में लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि सरकार ज्यादा खर्च करेगी, तो कहीं ना कहीं जो भी गवर्नमेंट स्कूल है वो पैरेलल खड़े होंगे निजी स्कूलों के, पहली बात। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात, सरकार इसमें ये भी प्रावधान रखने जा रही है कि सरकार एक मैक्सिमम कैप फिक्स करेगी किसी भी स्कूल के लिए, चाहे आप दीनदयाल स्कूल हो, चाहे आप फलाना स्कूल हो, चाहे आप डीपीएस हो, चाहे आप कार्मल हो, चाहे आप सेंट फ्रांसिस हो। सरकार कहेगी कि भाई ठीक है, अगर आप कक्षा 10 से कक्षा 12 के बच्चों को पढ़ा रहे हो तो यही आपकी मैक्सिमम फीस है, इससे ज्यादा फीस आप नहीं ले सकते। तो सरकार देखो, स्टेट, राज्य लोगों की सुविधाओं के लिए वेलफेयर स्टेट है, एक लोक कल्याणकारी राज्य है, तो राज्य बिल्कुल ऐसी सीमाएं लगा सकता है स्कूल के ऊपर, और अभी लगी भी है। दिल्ली में देखिए, सरकार ने नहीं अलाउ किया कोरोना फीस बढ़ाने के लिए, सरकार ने कहा कि आप फीस मत लीजिए, बढ़ाना तो अलग चीज है। तो यहाँ भी सरकार निश्चित ही ऐसे कदम उठाएगी कि निजी स्कूल की मनमानी को रोकने के लिए सरकार एक कैप फिक्स करेगी कि आप इससे ज्यादा फीस नहीं ले सकते, और कहीं ना कहीं इससे जो स्कूल एजुकेशन महंगी हो रही है उस पर इवन रोक लगेगी। इवन अभी ज्यादा महंगी स्कूल है, अभी ज्यादा महंगी हमारी शिक्षा है, और मुझे लग रहा है शिक्षा नीति के आने के बाद 2 महत्वपूर्ण बातें होंगी। एक, सरकारी स्कूलों का में वैल्यू एडिशन होगा, उसमें मूल्यवर्धन होगा, अच्छी पढ़ाई होगी क्योंकि सरकार ज्यादा पैसा खर्च कर रही है। और दूसरा, जो प्राइवेट स्कूल हैं, अगर सरकार सेम गुणवत्ता की जो एजुकेशन है वो आपको सस्ते दामों पर दे रही होगी, तो जो निजी स्कूल है कहीं ना कहीं वो भी अपनी फीस कम करने के लिए बाध्य होंगे, और सरकार का दबाव तो रहेगा ही रहेगा कि आप इससे ज्यादा फीस नहीं रख सकते। तो मेरा विचार उन सोच आपसे बिल्कुल ही विपरीत है, मैं आपकी सोच से बिल्कुल अलग सोच रखता हूं, और मुझे लगता है शिक्षा नीति से जो शिक्षा है वो पहले की अपेक्षा ज्यादा अफोर्डेबल होगी, उसकी रीच ज्यादा होगी और वो ज्यादा सस्ती होगी। लेकिन एक चीज अभी आपने खुद बोला कि यहाँ पर नए शिक्षकों को जो है मौका मिलेगा, तो यहाँ पर देखा जाए तो जो सिलेबस में मिक्सअप देखने को मिल रहा है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, जैसे पहले साइंस के टीचर होते हैं, इनके टीचर होते हैं, अब तो सिलेबस भी अपडेट हो, तो क्या यहाँ पर जो पुराने शिक्षा नीति पर कार्य कर रहे शिक्षक हैं उनको रिप्लेस किया जाएगा, या वो बेरोजगारी को बढ़ेगी यहाँ पर और नए शिक्षकों को मौका दिया जाएगा? नहीं, देखिए जैसे मैंने आपसे कहा कि शिक्षा प्राप्त करना एक प्रोसेस है, उसी तरीके से शिक्षण भी एक प्रोसेस है। टीचिंग इज आल्सो प्रोसेस। जैसे सपोज मैं यूपीएससी के लिए करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, तो जो मैंने 2012 में करंट अफेयर्स पढ़ा था वो आज रिलेवेंट नहीं है। अगर मुझे 2 घंटे की क्लास लेनी होती है तो इसमें कोई शर्म नहीं है कहने में, पहले 4 घंटे बैठ के पढ़ता हूँ, ठीक है। तो जो हमारे शिक्षक हैं वो कैपेबल हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो और डायमेंशंस ऐड करने की बात की जा रही है, तो उसमें हम प्रावधान है हमारी शिक्षा नीति में कि हमने प्रॉपर एक ट्रेनिंग देंगे, एक नेशनल इंस्टीट्यूट टीचर्स के लिए बनाएंगे जिसमें उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा, और प्रशिक्षण की भी एकरूपता होगी
कि ठीक है, अगर आप केरल में पढ़ाने जा रहे हैं तब भी आप सेम रूप से ट्रेन होके जा रहे हैं, आप यूपी के किसी इंटीरियर गांव में पढ़ाने आए तब भी आपको सेम ट्रेनिंग मिली हुई है, और इसे बहुत कुशलता से, बहुत दक्षता से और बहुत टेक्निकली इस ट्रेनिंग को डिजाइन करेंगे। तो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग इज एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसा पता है कि प्रशिक्षण तो कंटिन्यूस होता ही रहना चाहिए, और टीचर्स क्या, इवन नौकरशाह हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनके भी मिड टर्म ट्रेनिंग्स होती हैं। तो अगर हम टीचर्स को कंटिन्यूसली ट्रेनिंग देकर उन्हें प्रशिक्षित करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं वही टीचर जो हमारे शिक्षक आज हैं, जो हमें लग रहा है नहीं पढ़ाते हैं, अगर उन्हें प्रॉपर्ली मोटिवेट करेंगे, प्रेरित करेंगे, यही हमारे लिए एसेट साबित होंगे। इन्हीं टीचर्स पर ये पूरी शिक्षा नीति का जो भार है, जो पूरी शिक्षा, हम ऐसा नहीं करें नए टीचर लेके आएंगे, हमारी जो पूरी शिक्षा नीति है वो इन्हीं अनुभवी, कुशल, प्रशिक्षित अध्यापकों के कंधों पर ही टिकी हुई है। और इन्हें बेरोजगारी की तो बात ही अलग, हम इन्हीं के सहारे शिक्षा नीति को सफल बनाएंगे। ये बिल्कुल इंक्लूसिव एजुकेशन होगी, जिसमें शिक्षक, विद्यार्थी और पूरा समाज मिलकर भागीदारी करेगा, और कहीं ना कहीं हम विश्वविद्यालय के रूप में स्वयं को स्थापित करेंगे। बहुत बढ़िया आपने बताया। और अंशुल सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इसमें जो महाविद्यालय हैं उनको थोड़ा सा ऑटोनॉमस स्टेटस दिया जा रहा है, इसमें उनको स्वायत्तता दी जा रही है, तो इस स्वायत्तता की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो फिर जो विश्वविद्यालय हैं उनकी क्या भूमिका रह जाएगी, वो किस प्रकार से उन पर नियंत्रण स्थापित रखेंगे? अगर नहीं रह जाता है तो फिर इनकी सार्थकता कहां तक रह जाएगी? देखिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट को ऑटोनॉमी तो अच्छी बात है, लेकिन ये देखना ये ऑटोनॉमी दे किस फील्ड में रहे। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, वहां पे हमने काम भी किया है। ये दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ कॉलेज की फीस को इस तरीके से बढ़ा रहे हैं कि वहां पे एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है उस हिसाब से उसकी फीस को निर्धारित कर रहे हैं, और ये राइट पूरा का पूरा प्रिंसिपल को दे रखा है, मैनेजमेंट को दे रखा है। एडॉप्ट के टीचर को अपॉइंटमेंट करने का राइट प्रिंसिपल मैनेजमेंट को दे रखा है। गेस्ट के टीचर को अपॉइंटमेंट करने का राइट प्रिंसिपल और मैनेजमेंट को दे रखा है। इवन इन फ्यूचर तो परमानेंट टीचर को भी अपॉइंटमेंट करने का राइट मैनेजमेंट और प्रिंसिपल को दे रखा है। इसके अलावा जो सिलेबस है उसमें भी प्रिंसिपल कई बार बहुत बड़ी भूमिका प्ले करेगा। वर्कलोड के उससे डिजाइन करने में भी प्रिंसिपल बहुत बड़ी भूमिका प्ले करेगा। तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है दिल्ली में कि उन्हें लगता है कि अगर हम इस टीचर को हमें रिप्लेस करना है, वर्कलोड घटा देंगे, वर्कलोड घटाने के बाद तो अपने आप ही रिप्लेस हो जाएगा। तो ये हम ये नहीं करें कि ऑटोनॉमी एजुकेशनल फील्ड में दीजिए, इनोवेशंस में दीजिए, उसमें आप रिस्ट्रिक्शन में रखें, लेकिन जो रेवेन्यू से संबंधित चीजें हैं, अपॉइंटमेंट से संबंधित चीजें, इसमें कहीं ना कहीं कंट्रोल जो महाविद्यालय स्तर पर कंट्रोल या रेगुलेशन तो कम से कम रहना ही चाहिए विश्वविद्यालय का या किसी अन्य संस्था का, जो नहीं तो ये अब हम आते हैं आखिरी पड़ाव पर आज के मुद्दे की, और हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी है हमारी, ये इसके इम्प्लीमेंटेशन में वास्तविकता में कौन कौन सी दिक्कतों को सरकार को सामना करना पड़ सकता है, चैलेंजेस क्या है इसके, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहला तो चैलेंज यही, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि सरकार जीडीपी का 6% व्यय करेगी। कहना आसान है, लेकिन कहीं ना कहीं देखो वेलफेयर स्टेट है, ढेर सारी डेवलपमेंटल पॉलिसीज हैं, सरकार को कई बार जो अपना व्यय है वो निर्धारित करना होता है किस सेक्टर में हमें ज्यादा व्यय करना है। ऑब्वियसली एजुकेशन जो मस्ट सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और अगर सरकार दृढ़ संकल्पित रही, वेल डिटरमाइंड रही तो कर भी सकती है, लेकिन फिर भी सरकार के लिए फंड रेज करना मुश्किल होगा, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। इसके लिए सरकार को प्रयत्न करने होंगे, पहली बात। दूसरी बात कि बहुत अच्छा हमने एक शेड्यूल बनाया है 5+3+3+4, लेकिन वास्तविकता में इसको इम्प्लीमेंट करना कहीं ना कहीं अपने आप में मुश्किल होगा। देखो, अभी तक, क्योंकि मैं तो इसके पक्ष में हूं, पॉलिसी बहुत अच्छी है, लेकिन जैसे आपका सवाल है इम्प्लीमेंटेशन का, तो उसमें मुझे भी कुछ संदेह है कि जैसे कि अंशुल सर ने भी कहा कि जो इंटर सब्जेक्ट सिलेबस है उसे बनाना, तो मैंने तो उसमें यही कहा कि हम अच्छा सिलेबस बना लेंगे, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, किस तरीके से आप फिजिक्स को मैथ्स के साथ जोड़ेंगे, किस तरीके से आप हिस्ट्री को ज्योग्राफी के साथ जोड़ेंगे, और जो इंटर डिपेंडेंसी ऑफ सिलेबस है, ठीक है, उसे बैठ के बनाना वो 1-2 दिन का काम नहीं है। हालांकि हमने टारगेट रखा है, 2022-23 से इसको लगाएंगे, इसको इस पॉलिसी को प्रारंभ करेंगे, लेकिन फिर जो दूसरा महत्वपूर्ण इसमें मुझे लग रहा है एक रुकावट आएगी, वो होगी इसके सिलेबस के प्रॉपर कैटेगराइजेशन। इसमें एक एग्जाम्पल दें, जैसे अभी ये
इसमें एथिकल वैल्यू सिस्टम को भी जोड़ने की बात की गई है और अपनी संस्कृत को भी इसमें कई जगह पे पढ़ने की बात की है कंपल्सरी। और ये वैल्यू सिस्टम सही है। एक एग्जाम्पल हमने आज हमारा एक दोस्त है, वो एसोसिएट प्रोफेसर है, उसने हमें ये बताया कि एथिक्स के लिए सिलेबस के लिए एथिक्स की पूरी यूपी गवर्नमेंट ने डिजाइनिंग के लिए मैनेजमेंट के जो प्रोफेसर है उनको भेजा। और मैनेजमेंट के प्रोफेसर को अगर वो एथिक्स का सिलेबस डिजाइन करेंगे तो क्या डिजाइन करेंगे? केवल प्रॉफिट और यही सब देखते हैं कि मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट निकाल लेना है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। बाद में सारे टीचर्स ने उसका अपोज किया और बाद में इसको फिलॉसफी और साइकोलॉजी वालों को दिया गया। अब तो वो ज्यादा बेटर बना लेंगे फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी, वो हमारे एथिकल वैल्यूज को अच्छे से समाज कर। तो ये भी बहुत जरूरी है कि जैसा गौरव सर बता रहे, सिलेबस की डिजाइनिंग अगर सही तरीके से नहीं हो पाई तो बड़ा समस्या क्रिएट होगी इन फ्यूचर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मिलते हैं अगले मुद्दे के साथ में आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।